मॉर्निंग सभी लोगों को। भाई सुबह हो चुकी है और कल यहाँ पर कैंप लगाया था, मैं दिखाता हूँ। भाई कल इस जगह पे कैंप किया था। ये मंदिर के अंदर है, एक चबूतरा बना हुआ है। ये भाई मंदिर है, ये सामने वाटरफॉल है नीचे साइड। अब हम वाटरफॉल के किनारे पे करना अलाउ नहीं है कैंपिंग, तो वहाँ नहीं कर पाया था। कोई नहीं, यहाँ लाइट वगैरह सब थी तो आराम से तो हो गया। उधर चल रहा भाई वाटरफॉल, जबरदस्त। बस भाई निकलना है, टाइम हो चुका है। ये देखो सामने वाटरफॉल चल रहा है। लाइफ में कभी भी अपनी बात किसी के सामने रखने से डरना नहीं चाहिए। अरे भाई गलत ही तो होगा, अरे गलत होगा तो होगा, कोई गोली थोड़ी मार दी जाएगी। और अगर सही हुआ तो किस्मत बदल जाएगी। मुझे भी भाई बहुत डर लगता था अपनी बात किसी के सामने रखने पर, बट आज मैंने हिम्मत करके अपनी बात रखी और उसका रिजल्ट भी बहुत ज़बरदस्त आया। तो चलिए आगे ब्लॉग में बताते हैं क्या हुआ आज और कैसे हुआ। राम जी, हाल चाल है? बढ़िया हो? हम तो बढ़िया हैं, जानकारी भी अपनी बढ़िया ही है। और अभी निकल आया हूँ, पेट्रोल पंप पे आ गया था, स्नान वगैरह हो चुका है सब। अब चल रहे हैं जगदलपुर। आज जगदलपुर विजिट किया जाएगा। हाँ, जगदलपुर में एक पैलेस भी है, उसे भी विजिट करेंगे और भी देखते हैं क्या क्या है। तो मिलते हैं आपसे रास्ते में। लगता है भैया जी रेस करने के मूड में। चलो ये निकले भैया जी की रेस ही करवा दें। एक देखो, भैया ये समझ नहीं रहे हैं, गैर वाली है वो सादा है, अंतर तो है। भैया ये समझ ही नहीं रहे हैं, क्या किया जाए, जबकि मैं भी फुल गैर पे नहीं हूँ। भैया का था पता नहीं कहाँ चले गए। भाई यार गैर साइकिल और सादा साइकिल में अंतर तो होता ही है, जबकि मेरे पास सामान है तब। आया हाँ, भगा तो भाग भी घूम रहे हो। बिना बिना चैलेंज की रेस हो रही थी। हाँ, जगदलपुर जा रहे हो? कितना है यहाँ से अभी? भाई जगदलपुर पहुँचने वाले हैं, चलते हैं विजिट करवाते हैं। तो भाई जगदलपुर एंटर हो चुका हूँ। ये है जगदलपुर का कॉलेज। ये है भाई जगदलपुर की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक, कृत्रिम लेक, जिसका नाम है दलपत सागर लेक, जो कि राजा दलपत सिंह ने बनवाई थी। इसके बीच में एक टापू पे मंदिर भी है भोलेनाथ का, वो सामने दिख रहा हो शायद आपको, वो उधर है ये वाला, जिसपे नाव से जाया जाता है। देखते हैं चलेंगे या नहीं। सबसे पहले पैलेस चलना है, पैलेस विजिट करना है। कैलाश की चोटी पर बैठे हैं राम, त्रिपुंड सजाए शांत अद्भुत धाम। डमरू बजाए तांडव रचे, भोलेनाथ के नाम में चमके। गंगा की धारा जटाओं का बसेरा, चंद्रमा माथे पर उजले चितेरा। ये देखो भाई कितना बड़ा रथ खड़ा है भाई, इतना बड़ा ये किस लिए है? ओ भाई साहब,
ये देखो भाई, जबरदस्त, कितना बड़ा है भाई। करते जो पूजन वो पाए। ये है भाई, देखिए दंतेश्वरी मंदिर का गेट। इसी के अंदर शायद वो है पैलेस। देखते हैं मंदिर का गेट तो भाई काफ़ी ज़बरदस्त बना हुआ है। तो भाई जगदलपुर तो पहुंच चुके हैं और पैलेस भी पहुंच चुके हैं। इस सामने पैलेस है, लेकिन इससे पहले मैया का मंदिर है। चलिए मैया के दर्शन करते हैं। दंतेश्वरी माता की महिमा परंपार, तेरे चरणों में मिलता है सुकून का संसार। हर दुख हर पीड़ा तो पल में दूर करे, माँ तेरी दया से जीवन भरपूर करे। मंदिर में दर्शन तो हो ही चुके थे, उसके बाद सोचा कि पहले रुकने की व्यवस्था की जाए, उसके बाद पैलेस को विजिट किया जाएगा। तो भाई अभी गायत्री मंदिर पे गया हुआ था, तो वहाँ पर क्या है ना कि मैंने खुद देखा भाई, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो उन्होंने वैसे अभी तो मना कर दिया है, बोल रहे हैं बालाजी मंदिर पे चले जाइए, वहाँ पूछ लीजिए, अगर नहीं होता है तो फिर आ जाना। देखते हैं, बालाजी मंदिर में चलते हैं, दर्शन करते हैं और बातचीत करते हैं क्या होता है। ये है भाई बालाजी मंदिर, सारा पूरा साउथ सलीम बना हुआ है। चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसा क्या रहता है। भाई मैं अभी पहुंच चुका हूं जगदलपुर, और जगदलपुर में एक मंदिर है श्री बालाजी मंदिर, उसी की एक धर्मशाला है, तो उसी में भी रुका हुआ हूं। जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं बासु जी, उन्होंने ऑफर कर दी है, तो भाई अपना फ्री स्टे रहा है यहाँ पे। और अभी गया था भाई टूरिज्म ऑफिस, तो वहाँ से सर्टिफिकेट मिला है भाई, मैं जगदलपुर आया हूँ, उसका एक सर्टिफिकेट है। और बाकी यहाँ पे जो टूरिज्म ऑफिस का स्टाफ है काफ़ी कोऑपरेटिंग है। आप लोग आए यहाँ पे ट्रैवल करने तो भाई ज़रूर विजिट कीजिए। यहाँ पे एक अनएक्सप्लोर्ड बस्तर नाम से है, वहाँ पर भी विजिट कीजिए। काफ़ी कोऑपरेटिंग स्टाफ है, यंग स्टाफ है। तो मैं अनएक्सप्लोर्ड बस्तर गया हुआ था, वहीं से एक भाई हैं मनीष जी, तो उनकी कॉल आई हुई है, तो चलते हैं और एक बस्तर की हेरिटेज वॉक ली जाए। चलिए चलते हैं, अभी तो ऑटो से चलना पड़ेगा। ऑटो में आ चुका हूँ, चलिए पहुँचने वाले हैं दंतेश्वरी मंदिर, और वहीं भाई वहीं पर भाई इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं कौन है, कैसा रहता है हेरिटेज वॉक। शायद वही है मनीष भाई। तो भाई अभी मैं पहुंच चुका हूं दंतेश्वरी मंदिर वापस से। हाँ, सुबह तो आपको दर्शन करवाए ही थे, दोबारा पहुंच चुके हैं। मनीष भाई भी आ चुके हैं, तो मिलाता हूं। हेलो, राधे राधे। राधे राधे। तो अभी आप क्या विजिट कराएंगे? अभी हम आपको जो बस्तर का इतिहास है उसके बारे में बताएंगे। अच्छा। और इसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें हेरिटेज वॉक में हम आपको पूरा चीज़ बताएंगे। ओह, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले चलेंगे पैलेस, तो इसके बारे में जानते हैं भाई। ये है भाई यहाँ का हॉल। और इसके भी एंसेस्टर्स जो पूर्वज हैं उनकी सारी तस्वीरें लगी हुई हैं। ओह, ये देखिए भाई यहाँ का जो राज परिवार है उसकी कुछ तस्वीरें। ये जो फोटो है ना नीचे आप देख रहे होंगे, राजा प्रसन्न चंद्र भद्देव और महारानी प्रसन्न कुमारी देवी। तो इससे पहले यहाँ पे आपको पहले थोड़ा सा दे देता हूँ कि कहाँ से राजा कैसे आए। तो बोला जाता है कि 14वीं शताब्दी के लगभग में वारंगल से काकतीय वंश के शासक यहाँ पे आए थे इस क्षेत्र में। और यहाँ पे उस समय नाग वंश का शासक नाम था, तो उनको परास्त करने के बाद वो अपना सत्ता यहाँ स्थापित कर। अब उनकी आगे पीढ़ियाँ मतलब बढ़ते चले जाते हैं। तो अभी भी काकतीय वंश ही यहाँ पे। हाँ, वो स्टोरी में आ रहा हूँ कि काकतीय, उसके बाद क्या होता है कि लास्ट जो राजा होते हैं रुद्र प्रताप देव,
1800 लगभग में। तो उनके कोई पुत्र नहीं थे, उनकी पुत्री होती है प्रफुल्ल कुमारी देवी। अच्छा। ठीक है। तो इनका विवाह होता है उड़ीसा के राज्य है मयूरभंज, वहाँ के राजकुमार से प्रफुल्ल। अच्छा। तो उनसे जब विवाह होता है तो वो भंजदेव चढ़ने वाले होते हैं इनके में। तभी जितने भी फोटोज आप देख रहे हैं आप पूरे भंजदेव के ये जैसे ये है। इनके फिर 2 पुत्र होते हैं और 2 पुत्रियाँ हैं। तो उनमें से सबसे बड़े पुत्र हैं प्रेमचंद महाराज। ओ। तो इनका राज्य तिलक होता है बहुत छोटी उम्र में होता है, जब 6 साल 7 साल के होते हैं तब उनका राज्य तिलक किया जाता है। जब उनकी माता का डेथ हो जाता है तो फिर इनको राज्य के बैठाया जाता है। तो जैसा कि भाई ने भी बताया कि महाराज प्रवीण चंद्र भंजदेव थे, तो किसी कारणों से गवर्नमेंट के थ्रू इनको मतलब मृत्यु हो गई थी। उनके बाद इनके भाई के पुत्र को गद्दी दी गई, वो ये थे श्रीमान भरत चंद्र भंजदेव। और उसके बाद अभी जो वर्तमान में यहाँ के जो महाराज हैं वो हैं साहेब श्रीमान कमल चंद्र भंजदेव, जो आप सामने देख रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो अभी भी राजा को भगवान का दर्जा देते हैं, इसलिए जब भी इसमें आते हैं तो सम्मान के साथ एंट्री करते हैं। और यहाँ जो आदिवासी लोगों के घरों में अभी भी महाराज की मूर्ति, महाराज की फ़ोटो मंदिर में ज़रूर मिलेगी। चलिए चलते हैं और भी जगह विजिट करते हैं। और पहले ये गवर्नमेंट के पास में था। ये यहाँ पे पहला पोस्ट ऑफिस, फिर एक स्कूल खुला था यहाँ पे। अच्छा। फिर एक कॉलेज खुला, फिर बाद में केस चल रहा है शायद अभी भी, लेकिन अभी रॉयल फैमिली के पास में वाला हिस्सा। उसके 2 हिस्से में, ये पुराना हिस्सा है, इसको मोती महल बोला जाता है और इसको आम दरबार बोला जाता था। अच्छा। और भाई मेरे पीछे आप देख रहे हैं बस्तर का फोर्ट। भाई क्या है ना कि यहाँ पे अभी भी राज परिवार रहता है, इस वजह से अंदर जाना अलाउ नहीं है, तो बाहर से ही केवल दिखा सकता हूँ। कोई नहीं, जितना देख लिया उतना बढ़िया। एक तो महल ही इतना खूबसूरत और दूसरा भाई के द्वारा दी गई जानकारी, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही जबरदस्त लग रहा था। वारंगल से ये पहले बीजापुर में एक भद्रकाली करके जगह है, यहाँ पे संगम पॉइंट है। हाँ, 3 स्टेट का। हाँ, 3 स्टेट का और 2 रिवर्स एक्चुअल में आती हैं। हाँ। एक गोदावरी और एक इंद्रावती का संगम होता है। तो उसी जगह से वो बस्तर क्षेत्र में पहली बार प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने के बाद वो सबसे पहले जो उनको पता चलता है कि बारसूर नगर है एक, वहाँ पे नाग वंश के लोग शासन करते हैं। तो उनके साथ युद्ध होता है, वहाँ के राजा होते हैं हरिश्चंद्र। उनको परास्त करने के बाद वो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो उसी क्रम में अलग अलग टाइम पे अलग अलग राजा हुए और अपनी राजधानी अलग अलग टाइम पे अलग अलग बसाए। तो 7 ऐसी राजधानियाँ बसाई गई थी बोला जाता है। तो पहले हम बारसूर को ही मानते हैं पहला राजधानी उसका। उसके बाद फिर दंतेवाड़ा में कुछ समय तक थे। फिर ये आगे के साइड में आए जब, तो राजपुर जगह है एक, मधोता, बस्तर, ऐसे करते करते ये है 7वां। इससे पहले जो राजधानी था तो वो आपका बस्तर नाम का गांव है वहाँ। तो एक समय पे यहाँ पे 10-12 घरों का ही बस्ती था, उसको जगतूबुड़ा बोलते थे उसको। यहाँ पे एक जगतू महाराज करके सीधा रहते थे और उन्हीं का फैमिली रहता था। और एक समय पे यहाँ पे जंगली सुअरों का बहुत आतंक था, तो वो जाते हैं राजा जी के पास में और उनको बोलते हैं कि आप आइए हमारे क्षेत्र पे और इन सुअर से मुक्ति दिलाइए हम। वो शिकार के लिए यहाँ पे जब आते हैं तो वो देखते हैं कि बस्तर से यहाँ पे आए तो इंद्रावती नदी आती है। इंद्रावती नदी जब क्रॉस करते हैं तो उनको लगता है कि एक दिव्य जगह पे आ गया। राजा को एक एहसास होता है। एहसास होने का कारण होता है कि उनके शिकारी कुत्ते सामने सामने जब चल रहे होते हैं तो जंगली सुअर उनको, जंगली खरगोश जो रहते हैं वो उनको दौड़ा रहे होते हैं। तो राजा ये देख के दंग रह जाते हैं कि एक खरगोश कैसे कुत्तों को दौड़ा सकता है। तो कुछ दूर बाद जब आते हैं तो बोला जाता है उनका रथ या घोड़ा जो रहता है एक जगह पे फंस जाता है, निकल नहीं रहा होता।
तो जो जगतू महाराज जो उनको इनवाइट किया जाता है वो उन राजा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हम आ तो गए हैं महाराज इस एरिया में, लेकिन आपने हमारी जो देवी है उससे परमिशन ले ली है। तो फिर पूजा पाठ होता है और वो घोड़ा या जो रथ होता है वो निकलता है। तो फिर राजा को लगता है कि ये जगह दिव्य है तो यहाँ पे बसाना चाहिए अपन को जगदलपुर। तो जगतू महाराज को बुलाया जाता है, तो उसको बताया जाता है कि हम आपके जो एरिया है, गांव है, वहाँ पे हम अपना शहर बसाना चाह रहे हैं, नया राजधानी बसाएंगे। तो वो एग्री हो जाते हैं कि आइए, ठीक है महाराज आप आइए, आप ही का जगह है, आप यहाँ पे महल बसा, मतलब जो आपका राजधानी बसाइए। तो उसके बदले में वो अपना 400 एकड़ जो जमीन रहता है वो राजा को दे देते हैं बिना कुछ। तो राजा इससे खुश होते हैं, बोलते हैं कि मैं ये तुम्हारे इस काम से प्रसन्न हूँ, इस शहर का नाम तेरे नाम से लूँ। तो वो जगतू का जो जगदलपुर का जग है वो जगतू महाराज का जग से और उस समय दलपत देव उस राजा होते हैं। हाँ। तो दल और पुर का है ना शहर होता है, तो जगदलपुर, इन दो नामों से मिलते शहर होता है। तो ये जो सामने आपको जो त्रिशूल दिख रहा है उसके ऊपर एक चंद्रमा भी दिख रहा है, इसका कलर भी अलग है। अगर मतलब केवल ये भगवान को समर्पित होता, मैया को समर्पित होता तो भगवा कलर का होता या येलो कलर का होता, बट ये ब्लू और वाइट है। तो भाई ये जो त्रिशूल है ये माँ को समर्पित है, और जो चंद्र है वो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के राजा चंद्रवंशी राजा थे, इसलिए ये चंद्रमा दिखाया गया है। और ये जो ब्लू और वाइट कलर का है, तो भाई ब्लू कलर रात को दर्शाता है और वाइट कलर दिन को दर्शाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब तक दिन और रात रहेगी तब तक ये विजय पताका लहराती रहेगी। तो भाई दशहरा आपने 10 दिन का तो सुना ही होगा, बट ये भारत का सबसे लंबा चलने वाला त्यौहार है। यहाँ का जगदलपुर में 75 दिन का दशहरा होता है। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। पूरा होता है आप समझ नहीं पाते, तो मैं बोला आपको पेंटिंग्स के जरिए थोड़ा समझाया जाए। यहाँ 16 पेंटिंग्स हैं और 14 रस्म है। तो ये दशहरा की हैं? हाँ, ये पूरा दशहरा की हैं, जो पहला दिन से लेके 75 दिन तक अब क्या होता है। हाँ। ये इसके बीच में पेंटिंग्स के माध्यम से आपको बताता। अच्छा। तो एक पूरा कहानी का चल रहा है, इसमें समझ जाइए। हाँ, तो सबसे पहले दशहरा कैसे आरंभ हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। तो लगभग 1600 के लगभग यहाँ पे राजा थे पुरुषोत्तम थे। उनका विवाह हुआ था उड़ीसा राज्य की राजकुमारी से। तो जो वहाँ के लोग हैं वो जगन्नाथ जी के पूजा पाठ बहुत करते हैं। तो जगन्नाथ जी के प्रति इनका भी भक्ति भाव उत्पन्न हुआ होता है, और एक डिसाइड करते हैं कि यहाँ से हम पैदल जाएंगे जगन्नाथ। तो एक दिन डिसाइड होता है जिसमें सारे लोगों को बुलाया जाता है, जो भी फसल उस समय बड़ा ही राज्य था। तो राज्य के अलग अलग जगह से लोग आते हैं, और जब राजा बोलते हैं कि हम जगन्नाथ जी की यात्रा करने जा रहे हैं, जिसको आना है वो आ सकता है, निःशुल्क है इसमें। तो बहुत सारे जो ग्रामीण हैं, आदिवासी हैं, वो सब से सम्मिलित होते हैं यात्रा में। तो उस समय 6 महीने का समय लगता है। तो ये पैदल यात्रा करते हुए जगन्नाथपुरी जाते हैं। वहाँ पे भगवान की पूजा पाठ जब करते हैं तो बोला जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी से बहुत प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होने के बाद वो वहाँ के जो मुख्य पुजारी होते हैं जगन्नाथ मंदिर के, उनको स्वप्न में आके दर्शन देते हैं और उसको उनको एक आज्ञा दे, मतलब उनको बोलते हैं कि यहाँ से बस्तर से एक राजा आया है, वो मेरा भक्त है, इसको एक रथ दो, जो 16 चक्कू का रथ है उनको दिया गया। तो रथ को वहाँ से लेके आया गया इसे। तब यहाँ वो कैपिटल नहीं था, कैपिटल बोला जाता है कि बड़े डोंगर था। तो हिली एरिया में है, थोड़ा पहाड़ सा संरचना है, वहाँ पे वो रथ चलने में थोड़ा सा अड़चन आता था। तो शुरुआत में तो 16 चक्कों का रथ को चलाया गया, और जब रथ लाया गया तो रथ को राजा ने क्या किया कि माँ दंतेश्वरी के नाम से समर्पित कर दिया। तो अब वो दशहरे में चलाएंगी, इस टाइप की बातें।
रथ लाया गया 16 चक्कों का विशाल रथ। चलने में थोड़ा दिक्कतें हो रही थी, तो उसको फिर विभाजित किया। तो पहले जो था 2 रथों में विभाजित हुआ। एक 4 चक्के का रथ तो जगन्नाथ जी को समर्पित किया गया। जैसे पुरी में जगन्नाथ यात्रा होता है, यहाँ पर भी यात्रा होता है, उसको हम गोंचा बोलते हैं। अच्छा। जो बस्तर में होता है, तो वो रथ उस पे काम आता है। उसके बाद जो बचे 12 चक्के, 12 चक्के कुछ 5-10 साल चलाया गया। एंड फिर उसमें भी था कि वो भी बहुत बड़ा रहा, उसको भी फिर डिवाइड किया गया। तो फिर उसको 4 चक्के और 8 चक्के का रथ मिलता है। जो 4 चक्के का रथ है उसको फूल रथ बोला जाता है, और जो 8 चक्के का रथ है उसको विजय रथ बोला जाता है। तो यहाँ पे दशहरा जब बनता है तो रथ परिक्रमा का एक रिचुअल है जो किया जाता है यहाँ पे। तो पूरा गोल बाजार परिसर में हर रात शाम को एक परिक्रमा होता है रथ की। तो पहले के टाइम पे राजा रानी और जो दंतेश्वरी जी का मतलब बोल सकते हैं, उनको दिखाने के लिए छत्र के रूप में रख के रथ परिक्रमा की जाती थी। अभी राजकाज है नहीं, तो सिर्फ छत्र रख के परिक्रमा किया जाती। तो ये हो गया कि कैसे यहाँ पे रथ यात्रा प्रारंभ हुआ। हाँ, जो अभी मैं जब आ रहा था तो एक कहीं पे मोड़ पे एक रथ रखा हुआ था, वो यही वाला है? हाँ, यही वाला है। अभी जाएंगे तो दिखाऊंगा मैं आपको क्या क्या रिचुअल्स हो रहे हैं। तो पहला जो है पाठ यात्रा, जैसे आप देख रहे हैं, तो पाठ यात्रा पहला रथ है, और इसका शुरुआत होता है हरेली अमावस्या यहाँ मनाया जाता है। उस दिन से दशहरा आरंभ हुआ है, सब बोला जाता है। तो ये है भाई जो 75 दिन की दशहरा होता है ना, उसकी सारी जो रिचुअल्स हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। पाठ यात्रा, इसमें एक लकड़ी गट्ठे की पूजा की जाती है। डेढ़ी गड़ाई पूजा विधान ये पूजा होता है। जो लोग रथ बनाते हैं उनके साथ जोगी बिठाई, ऐसा कहा जाता है कि एक योगी यहाँ पर आके एक गड्ढे में बैठता है 9 दिन, जिससे कि किसी को कोई हानि ना हो। और काछन गादी, एक 5 लड़कियाँ बुलाई जाती हैं, जिनमें एक में देवी एंटर होती हैं, तो उससे काछन देवी बोलते हैं। और काछन गादी एक झूला होता है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। फूल रथ परिक्रमा, ये कई सारी रिचुअल्स हैं जो उन 75 दिनों के अंतराल में होती हैं। अब आपको विजिट कराते हैं बस्तर आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। इसको बोला जाता है मैजिक में। अच्छा, बाकी चीज़ों में आप तेल डालते हैं, खत्म हो जाता है, फिर डालना पड़ता है। तो मैजिकल तेल में एक बार आप डाल दीजिए रात भर में खुद से। तो इस पर जैसे अब दिख रहा है फ्राई टाइप का, पहले यहाँ पे तेल डाल दिया जाता है। तेल डाल के इसको फिर पलट दिया जाता है, और ये रात भर तेल इस पर जाता रहेगा। अच्छा, बूंद बूंद कर। हाँ, बूंद बूंद करके, ओवरफ्लो नहीं होगा। यहाँ के जो स्थानीय कलाकार हैं उन्होंने इसको बनाया है, इजाद किया है। तो भाई साइंस में जैसे होता है, तो साइंस का ही पूरा इसका यूज किया गया है। और ये सारे रखे हुए हैं। ये जो ब्लैक है ये कलर्ड है या फिर पकाने का कोई तरीका है? ये तो थोड़ा सा कलर भी मिलता है और पकाने का भी कुछ तरीका होता है। कई जगह पे आपको काली मिट्टी से बनाते हैं, इसकी वजह से भी काला होता है। अच्छा। तो कई जगह पे वो कलर के रूप में भी उसको मिलाया जाता है। ये कलर्ड वाला है। अच्छा। लेकिन पूरा नेचुरल कलर, प्राकृतिक कलर का यूज किया है। ये अपने कलर में भट्टी पे जो हिस्ट्री है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से हम जोड़ते हैं इसको। अच्छा। वहाँ पे उत्खनन में एक मूर्ति मिली थी डांसिंग लेडी की।
तो जो टेक्निक से उस समय उसे बनाया गया था वो टेक्निक आज भी इस क्षेत्र में बनाई जाती है और इसका जीआई टैग बस्तर के को मिला हुआ है इस कला से डोकर आर्ट बोलते हैं। नहीं बजा सकते। ये लकड़ी का पूरा है, लकड़ी का और बांस का हाँ। दोनों का लकड़ी का। ये देखिए पेंटिंग्स रखी हुई हैं। ये सिक्के हैं, कोणी हैं, उनके हार बनाए गए हैं। तो वही अभी वापस से आ चुका हूँ अपने भवन में, बालाजी भवन में, और काफ़ी बढ़िया लगा भाई से मिलके। तो थैंक यू भाई इतना विजिट कराने के लिए। और आप लोग भी आइए, बस्तर आइए, विजिट कीजिए यहाँ पर और मिलिए यहाँ पे वो अनएक्सप्लोर्ड बस्तर नाम से है, तो यहाँ पर विजिट कीजिए, एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। आप कुछ बोलना चाहेंगे? जरूर आइए बस्तर, हम आपका स्वागत करते हैं। राधे राधे।